अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल जो 11.1 है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो से एग्जाम्पल 11.2 को स्टार्ट करेंगे। हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय इम्पिडेंस। इम्पिडेंस गिवन है, अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। व्हेन अ वोल्टेज V 120 एंगल 0, ये मुझे फेजर फॉर्म में वोल्टेज गिवन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फेजर डोमेन कैसी होती है, वोल्टेज थोड़ा सा बोल्ड होता है। ये 120 जो है ये VM है मेरे पास, एंगल 0 मतलब कि ये मेरे पास क्या है, थीटा V है, मतलब फेज एंगल है वोल्टेज का। इज अप्लाइड ऑन इट। मुझे पता है मुझे क्या निकालनी है, एवरेज पावर निकालनी है। पहली बात तो एवरेज पावर के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि टाइम डोमेन में गिवन हो या फेजर में गिवन हो। अब यहाँ पे फेजर में भी गिवन है तो मैं एवरेज पावर इजीली निकाल सकती हूँ। मगर इस सवाल में मुझे अगर कहा जाता, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, अगर मुझे कहा जाता कि भाई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो निकालो, तो मैं नहीं निकाल सकती थी। क्यों नहीं निकाल सकती थी, ये टाइम डोमेन में है ही नहीं, ठीक है, और उसमें तो टाइम चाहिए होता है मुझे, ठीक है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल ना होता। मगर यहाँ पे मुझे एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, हाफ VM/IM, ठीक है, कॉस थीटा V माइनस का थीटा I, ये कॉस है, ठीक है। अब देखिए VM मौजूद है, थीटा V मौजूद है, यहाँ पे दो चीज़ें मेरे पास गायब है, IM भी नहीं है और थीटा I भी नहीं है। जब तक ये दो चीज़ें मेरे पास मौजूद नहीं होंगी मैं एवरेज पावर नहीं निकाल सकती, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है जो कि Z है, जो कि इम्पिडेंस है, ठीक है। वो दी ही इसलिए ताकि आप लोग ये निकाल सकें। कैसे निकालेंगे, अब इम्पिडेंस क्या होती है, आपने DC में जो रेजिस्टेंस पढ़ी है वही चीज़ AC में इम्पिडेंस होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि सिर्फ कोई रेजिस्टर लगा हुआ होता है। इम्पिडेंस में ये होता है कि रुकावट में रेजिस्टर भी हो सकता है, रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो वो फिर मैं उसे कलेक्टिवली इम्पिडेंस कहूँगी, ठीक है। ये जो पूरी रुकावट है यहाँ पे इम्पिडेंस है, इधर जो पूरी रुकावट है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो AC में हमारे पास इम्पिडेंस होती है। अब रेजिस्टर के साथ अगर कैपेसिटर लगा हुआ होता है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। अगर इंडक्टर लगा हुआ होता है इस तरीके से, अगर इंडक्टर है तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो इम्पिडेंस गिवन है मुझे। अब मुझे पता है कि मेरे पास DC में R के लिए क्या फॉर्मूला होता था, V = IR होता था, है ना। तो सिंपल यही चीज़ मैं AC में अप्लाई करूँगी। मुझे Z गिवन है, R की जगह मैं क्या लिख दूँगी, Z लिख दूँगी। और क्योंकि वोल्टेज जो है वो फेजर फॉर्म में गिवन है तो मैं फेजर में ही लिखूँगी। अब क्योंकि वोल्टेज फेजर में तो करंट भी किस में निकल के आएगा, फेजर में निकल के आएगा, और R की जगह मैंने सिंपल Z लिख दिया, ठीक है। अब मुझे असल में क्या निकालना है, मुझे I निकालना है, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा V/Z। V मेरे पास क्या है भाई, 120 एंगल 0। Z मेरे पास क्या है, 30 माइनस का J70। अब आपकी मर्जी, आप इसको भी इस फॉर्म में ले आए कैलकुलेटर से और सॉल्व कर लें। मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा देती हूँ। हमें सबसे पहले मोड में जाना होता है, 2 कॉम्प्लेक्स पर जाते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन लिख के 120 एंगल के लिए आप लोग शिफ्ट दबाएंगे, ये एंगल होता है ये, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा एंगल होता है, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा 30 माइनस का 70। J के लिए ये इंग्लिश वाला ये जो बटन है इसके ऊपर I लिखा होता है, तो डायरेक्ट ये लिखेंगे। पहले लिखें तो शायद कैलकुलेशन में मसला होता है, इसलिए डायरेक्ट बाद में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये इस फॉर्म में आंसर आया, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए था, ठीक है। मुझे I जो है वो ऐसे ही चाहिए था, इसी तरीके से चाहिए था, ठीक है। मगर अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, फॉर एग्जांपल ऐसा आंसर ना आता, इस तरीके का आ जाता 30 माइनस का 70 I, तो उसको बदलने का क्या तरीका होता है, शिफ्ट में दबाएंगे, मोड दबाएंगे, नीचे जाएंगे, 3 कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। अब ये देखें 1 और 2 आपको इस फॉर्म में चाहिए या इस फॉर्म में चाहिए, आप 1 दबाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 दबाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। मुझे इस फॉर्म में चाहिए तो मैं इसलिए 2 ही दबाऊंगी, तो उसी फॉर्म में, ठीक है। तो SD करूँगी तो मेरे पास डेसिमल में आ जाएगा, जो कि I की वैल्यू निकल के आ गई है, क्या आई है 1.575 एंगल 66.801, ठीक है। ये हो जाएगा 6, क्योंकि राउंड मतलब जब हम इसको देखेंगे तो, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास IM है, ये मेरे पास थीटा I है, ठीक है। मेरे पास यही दोनों चीज़ें मिसिंग थी, आ गई। अब मैं सिंपल एवरेज पावर निकाल सकती हूँ। अच्छा, अगर ये आपको समझ नहीं आया, यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिखा, तो 6 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपके पास अगर ये देखिए यहाँ पे आंसर जो है ना वो 5756 आया है। हमेशा क्या किया करें, AC में आपको कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना होता है, तो इसको जो है ना 3 डिजिट्स लिया करें डेसिमल के बाद, और तीसरे डिजिट के बाद देख लिया करें कि यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू है तो इस तीसरे डिजिट को 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं 5 को 5 ही रहने देती, ठीक
ठीक है। तो ये सिंपल मैथ की चीज़ थी। तो ये सिंपल एवरेज पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ VM मेरे पास क्या है भाई 120 जो सवाल में पहले ही गिवन था, IM अभी हमने निकाला 1.576, ठीक है। कॉस का थीटा भी मेरे पास क्या है भाई 0 है, ये हो जाएगा माइनस, फॉर्मूले का माइनस, और थीटा आई जो है वो मेरे पास माइनस में नहीं आया है 66.801, ठीक है। आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, मोड से सिंपल पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस माइनस 66.801, आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, मल्टीप्लाई बाय 1.576 से, डिवाइड बाय 2 से। तो एवरेज पावर मेरे पास निकल के आ गई 37.249 वॉट्स। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल 11.2 को, ठीक है। अब हम इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.2 है उसको देख लेते हैं। अब देखेंगे हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.2 गिवन है, इसमें हमें कह रहे हैं करंट, ठीक है। करंट हमें गिवन है और ये फेजर फॉर्म में गिवन है, मतलब ये कुछ इस तरीके से कि ये आई बोल्ड हुआ हुआ है बुक में भी, फिर 33 ∠30 एम्पियर लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास हो जाएगा IM और ये मेरे पास हो जाएगा थीटा आई, मतलब कि करंट की जो वेव फॉर्म है उसका फेज एंगल, ठीक है। फ्लोज थ्रू एन इम्पिडेंस, किसी जगह से गुजर रहा है जहाँ पे रुकावट जो है वो ऐसी है, ठीक है। अब ये आपको उस फॉर्म में नहीं गिवन जैसे पिछले सवाल में गिवन था 30 प्लस का J माइनस का J90 कुछ इस तरीके से, बल्कि आपको ऐसे ही उसमें ही गिवन है, फेजर फॉर्म में गिवन है। तो ये भी आपके पास क्या होगा भाई, बोल्ड करके आएगा, ठीक है। 40 एंगल -20, फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द इम्पिडेंस, आपको एवरेज पावर फाइंड करनी है, हाफ VM IM कॉस थीटा वी माइनस का थीटा आई। अब अगर एवरेज पावर का फॉर्मूला देखें, पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एवरेज पावर, इस फॉर्मूले से फाइंड होगी। डिलीवर्ड टू इम्पिडेंस, डिलीवर्ड टू इम्पिडेंस क्यों लिखा हुआ है, ये सोचने की बात है। तो इम्पिडेंस किसके जैसी होती है भाई, रेजिस्टेंस के जरिए होती है, रुकावट ही होती है, मगर AC सर्किट्स की रुकावट को इम्पिडेंस कहते हैं, ठीक है। तो डिलीवर्ड क्यों है, रिलीज क्यों नहीं हो सकती, तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टर जो है वो पैसिव एलिमेंट होता है। और एक और बात बताऊं, कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो भी पैसिव एलिमेंट है। कैपेसिटर और इंडक्टर बेशक अपनी एनर्जी देता नहीं है, मगर वो जो है ना वो एक्टिव में नहीं आएगा क्योंकि वो अपनी एनर्जी देता नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करता पूरी तरीके से, मगर कुछ वक्त के लिए करता है, मगर फिर भी वो पैसिव में ही आता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो इम्पिडेंस होती है ये हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर तीनों पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, इसलिए पावर जो है वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है इम्पिडेंस में। तो डिलीवर्ड टू इम्पिडेंस आएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल, मुझे यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ, मुझे एवरेज पावर निकालनी है, तो VM मेरे पास मौजूद नहीं है और थीटा वी भी मेरे पास मौजूद नहीं है, IM मौजूद है और थीटा आई मौजूद है, मतलब मुझे ये दोनों चीज़ें निकालनी है। पिछली सवाल की तरह ही होगा, वही फॉर्मूला यूज़ होगा, बस वहाँ पे वोल्टेज गिवन था, यहाँ पे करंट गिवन है। मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा V = I × Z, ठीक है। Z भी बोल्ड होगा, तो I मेरे पास गिवन है 33 ∠30 × Z मेरे पास है 40 एंगल का -20, ठीक है। सिंपल मेरे पास V का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा, यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। 40 एंगल -22 है ये, ठीक है। अब देखिए Z को मुझे उस फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो पिछले वाले वीडियो के अंदर थी, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर थी फॉर्म, ठीक है। वो जो J वाली फॉर्म थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई ऐसा काम नहीं है, कैपेसिटर इंडक्टर वो सब कुछ नहीं करना अभी मुझे सिंपल वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है जो ऐसे भी आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ये मेरे पास वोल्टेज का जो आंसर आएगा वो आएगा 1320 ∠8, तो ये मेरे पास VM है और ये मेरे पास क्या है, एंगल है, फेज एंगल है, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास V का आंसर आ गया 1320 ∠8। अब मैं एवरेज पावर निकाल लूँगी, हाफ VM मेरे पास है ये 1320, IM मेरे पास सवाल में गिवन था जो कि 30 कॉस, ये हो जाएगा थीटा वी हमारे पास किसके बराबर है भाई, अभी आया है 8 के बराबर, माइनस फॉर्मूले का, और थीटा आई मेरे पास किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉस, ठीक है, 8 - 30 होता है -22, तो -22, ठीक है। जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1320 से, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आपके पास 20194, बहुत बड़ी वैल्यू आई है। तो जब भी बड़ी वैल्यू आए तो बेहतर ये होता है कि आप उसको किस में करें, किलोवाट्स में लिखें, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, आंसर आ जाएगा 20.194 किलोवाट्स।
इस तरीके से करके हमारी जो ये वाली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.2 है ये भी सॉल्व हो गई है। बस एक चीज़ ये फॉर्मूला से सॉल्व हो रही थी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उससे हम लोग 11.3 जो है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।